everyone, this is समीक्षा PhD स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट IIT बॉम्बे। इस वीडियो का जो टाइटल है वो आपने देख लिया होगा कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स लाइक नेट गेट एंड आई हैव मेंशन्ड ऑल द एग्जाम्स। तो अर्लियर मैंने ऐसे सोचा था कि शायद मैं इस वीडियो का टाइटल रखूँगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आई एम नॉट शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी उसको कि हाउ टू प्रिपेयर, बिकॉज हर स्टूडेंट अलग होता है और जो चीज़ मेरे लिए काम करी है वो आपके लिए काम ना करे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं इफ़ आई वुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो शायद फिर भी मैं उस क्वेश्चन को आंसर कर सकती थी, बिकॉज आई नो वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, किस किस तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो सिंस आई हैव नॉट एट ऑल इवन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एनी नेट गेट स्टूडेंट्स, मेरे पास एक्सपीरियंस है खुद क्वालिफाई करने का, और इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा कि हाउ आई प्रिपेयर्ड, ताकि मैंने जो चीज़ें फेस करी मैं वो बता सकूं और उससे अगर आप कहीं रिलेट कर पाएँ, कहीं कुछ सीख पाएँ, तो दैट वुड बी लाइक फुलफिलमेंट ऑफ माई पर्पज़ फॉर दिस। मैं पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि मैं कौन से ईयर के कौन से एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। तो मैं हरियाणा से हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो सारी हरियाणा बोर्ड से ही हुई थी, और मेरी जो BSc है दैट वाज फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन माय डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, एंड दैट वाज एफिलिएटेड विद MDU यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मेरी जो मास्टर्स थी वो IIT रोपड़ में थी, दैट वाज फ्रॉम जुलाई 2019 टू 21, और फिर आई जॉइंड हियर इन IIT बॉम्बे इन जुलाई 22। तो मैं सिंस मेरा बैकग्राउंड जो था वो हरियाणा बोर्ड और MDU यूनिवर्सिटी के पैटर्न से जुड़ा हुआ था, तो मुझे कभी भी न्यूमेरिकल एक्सपोजर नहीं था। हम लोग न्यूमेरिकल्स इवन ऐसा होता था कि एग्ज़ाम में ऑप्शन में आते थे, और अगर वो फॉर्मूला बेस्ड होते थे तो हम बड़ा खुश हो जाते थे कि हमने न्यूमेरिकल कर दिया, फॉर्मूला ही तो लगाना था, लेकिन फिर भी हम बड़ा खुश हो जाते थे। मतलब वो वाली कंडीशन थी उस टाइम पे कि न्यूमेरिकल से कभी इतना एक्सपोजर मिला नहीं था। फिर उसके बाद जैसे ही आई गोट टू इंट्रोड्यूस्ड टू IIT जैम, तो मैं उसकी तैयारी करना शुरू किया। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कोचिंग नहीं ली, ना IIT जैम के लिए और ना नेट गेट के लिए, और मैं क्वालिफाई कर पाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू से कि आप कोचिंग ना लेना इज़ ए बेटर वे। मुझे जैसे जैसे आई विल गो विद द फ्लो ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, आई विल कम टू एन कंक्लूजन मे बी कि कोचिंग लेना वुड हैव मेड माई जर्नी मोर स्मूथर और मोर बेटर मे बी। सो हाउएवर मैंने IIT जैम की तैयारी करना शुरू किया था BSc में, और मुझे उस टाइम पे कोई गाइडेंस नहीं थी कि IIT जैम के लिए किस तरीके से मुझे चलना चाहिए। जैसे आप किसी भी किताब को उठा के नहीं चल सकते हो, यू कैन नॉट कम्प्लीट 9 बुक्स ऑफ 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपको एक समरी चाहिए होती है, और मैं गूगल से इतना मिल गया था कि 9 सब्जेक्ट हैं, जैसे EMT है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, मैथमेटिकल फिज़िक्स है। मैंने कोशिश नहीं करी कि उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शायद स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, जो सबसे पहली मैं गलती करी थी, वो था कि मैं किताबें उठा ली। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मेरे को EMT अच्छी लगती थी, लेकिन EMT इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा सा बाद में उठाना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन सिंस मुझे EMT अच्छी लगती थी तो मैंने EMT उठा ली। तो अपनी 11th 12th की बुक्स उठाई और मैं उसको पढ़ने लगी एकदम कंसेप्ट वाइज, एंड आई थिंक उसको 2-3 महीने हो गए थे और शायद मैं 1-2 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाई थी, बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू थ्योरी कि एक एक लाइन समझना है मुझे कैसे हो रहा है। लेकिन सिंस टाइम तो शायद आई वॉज इन फाइनल ईयर, तो आई अंडरस्टूड कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, ऐसे तो नहीं होगा। आप 9 सब्जेक्ट की जो आपकी 12th में या फिर BSc में जो किताबें आप उनको नहीं पढ़ सकते हो, और दूसरी चीज़ अगर आप पढ़ भी लेते हो उनको कम्प्लीटली तो भी किस डायरेक्शन के न्यूमेरिकल्स, वो सब चीज़ें आपको नहीं आ पाएंगी। उसमें एक जर्नल व्यू दिया गया, आपको एग्ज़ाम की लाइन में काम करना है। तो मैंने फिर समहाउ मैं हमेशा सर्च करती रहती थी कि, और उस टाइम पे क्या होता था ना, यूट्यूब वगैरह पे इतना गाइडेंस नहीं मिलता था। इट इज़ 2018, तो मुझे इतना गाइडेंस वगैरह कुछ मिलता नहीं था, और क्योरा बहुत यूज़ करती थी। और वहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन मिला, समबडी हैज़ पोस्टेड कि हाउ
फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द नोट्स ऑफ IIT जेम फिजिक्स ऐसे करके। तो वहाँ मुझे लिंक मिला जहाँ से मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मिले। मैंने उन नोट्स को डाउनलोड किया और फिर मैंने उस डायरेक्शन में पढ़ना शुरू किया। लेट्स से मैं पहले मैथमेटिकल फिजिक्स करती हूँ, तो मैंने एक सब्जेक्ट को उठाया, उसके नोट्स थे, वो पूरा थ्योरी नहीं था। लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो मैं अपनी जो रेफरेंस बुक्स थी उनको जाके एक बार देख सकती हूँ कि वो टॉपिक के बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आई शुड बी स्टिक टू दोज नोट्स कि ये टॉपिक लेट से दिया गया है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स दिए गए, मुझे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो मुझे एक बार ट्राई करने हैं। तो इस तरीके से मैंने उन नोट्स को कवर किया एंड जितना मुझे याद है शायद मैं 50 या 60% ही सिलेबस कर पाई थी, बिकॉज आई हैड वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट टेक्स्ट बुक्स को उठाते उठाते। तो वो नोट्स मुझे बहुत ही लेट मिले थे और उसके बाद मेरे BSc के फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ गए थे, तो शायद मैं 3 या 3.5 महीने उनको पढ़ पाई थी। तो मैं 50-60% सिलेबस करी थी और उसमें से जो भी नोट्स में था मैंने उन टॉपिक्स को समझा। अगर मुझे टॉपिक्स नहीं समझ आया तो आई वेंट टू सम रेफरेंस बुक, या फिर मैं यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारी वीडियोज मिल जाती हैं आपको कंसेप्ट की, उनको देखा। और जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मैंने उन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया जो उन नोट्स में थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक अरिहंत की एक बुक थी जिसमें IIT जेम के 2005 से आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एंड 2005 आई थिंक उस टाइम पे सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता था, तो मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की थी। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, आई प्रैक्टिस्ड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो उस तरीके से मेरा IIT जेम में सिलेक्शन हुआ था। तो IIT जेम की जो मेरी लर्निंग्स थी समराइज्ड हियर कि टेक्स्ट बुक से आप एक एग्ज़ाम के लिए शायद उतना सही रिलेवेंट नहीं रहा मेरे लिए। इन जनरल भी ऐसा ही बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो, चाहे वो किसी नोट से हो, लेकिन एक सही डायरेक्शन। आपको थ्योरी पढ़ना है, लेकिन थ्योरी में इतना नहीं जाना है कि आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ही कम टाइम दें। आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है और न्यूमेरिकल्स को एज ए न्यूमेरिकल ही नहीं देखना है कि उसने ये दे दिया मुझे ये निकालना। आपको उसके बिहाइंड फिजिक्स समझनी है। मुझे याद है कि नेट गेट के जो कुछ क्वेश्चंस क्वांटम के ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो क्वेश्चन नया है, लेकिन आप जब उस इंटरव्यू के बाद में भी समडे यू आर गोइंग थ्रू योर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, तो आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो न्यूमेरिकल करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा बदल के चलो। क्वेश्चन पे पढ़ने के बाद जस्ट डायरेक्टली डोंट गो टू द आंसर्स, थोड़ा सा क्वेश्चन पे टाइम लगाओ, लाइक 5 मिनट सोचो उसके बारे में कि उसने इस चीज़ से इस चीज़ को निकालने के लिए पूछा, तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें तो कितना ब्यूटीफुल रिलेशन है बिटवीन अ वेवलेंथ एंड अ मोमेंटम। Momentum is associated with a particle and wavelength is associated with a wave. तो वो जो फॉर्मूला है इट इज़ सो ब्यूटीफुली डिपिक्टिंग द वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर न्यूमेरिकल में आपको मोमेंटम दिया है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो जस्ट आपको ये नहीं करना अरे हाँ मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था H इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू H/b और मैं वहाँ से निकाल दूंगा। नहीं, उसको समझो कि दिस इज सच। उसको इस तरीके से देखना शुरू करो कि कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एक पार्टिकल के मोमेंटम को किसी वेव की वेवलेंथ से पूछा गया है। तो उस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज करना शुरू करो। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय IIT जेम। के बाद मेरा MSc में एडमिशन हुआ। आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम IIT रोपड़। आई कंप्लीटेड इन 2021। उसके बाद आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस नेट एंड गेट। तो अगेन आई प्रिपेयर्ड बाई माई सेल्फ, लेकिन माई सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की गाइडेंस नहीं ली थी। 21 की बात है, तो उस टाइम पे बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे है। आई थिंक मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल गई थी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मिल गई थी, आई थिंक कंडेंस मैटर की मिल गई थी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर की मिल गई थी फ्रॉम द डिफरेंट चैनल्स। तो मैंने नोट्स बनाए और पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को पर्टिकुलर किसी चैनल से ढूंढ ढांढ के उनको कवर किया। और उसके बाद
जो प्लेलिस्ट जैसे मैंने नहीं मिली तो उसके बाद मेरे पास नोट्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, और हमेशा नोट मिल जाते हैं। तो मेरे पास कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स थे, तो जो प्लेलिस्ट मुझे यूट्यूब से नहीं मिली थी मैंने उन नोट से कर ली। और अगेन अगर मुझे किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो मैं यूट्यूब से कोई वीडियो देख ली, या फिर मैं कोई NPTEL का लेक्चर देख ली, या फिर मैं कोई रेफरेंस बुक ले ली। और उस टाइम पे ना कोविड का टाइम था, सेकेंड वेव आई हुई थी, जून तक जा चुकी थी, लेकिन एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं था कि कब होने वाला है। तो जून का एग्ज़ाम हुआ नहीं था एंड इट वाज वेरी प्रोबेबल कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने ऐसा माइंड बनाया हुआ था कि मुझे सितंबर तक सिलेबस तो हर हाल में करना ही करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 2-3 सब्जेक्ट ही सितंबर तक हूँ और फिर बाद में एग्ज़ाम हो जाए और फिर मैं PhD के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे पास कोई एग्ज़ाम ही ना बचे, अगला एग्ज़ाम पता चले नेक्स्ट जून में हो रहा है। तो ये सोच के मैंने सितंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। वहीं कंटेंट यूट्यूब और नोट्स, और अगर जो चीज़ समझ नहीं आती है वो इधर उधर से। और क्वेश्चन मैंने अभी तक प्रैक्टिस किए थे, जो जैसे मैं कोई प्लेलिस्ट देखी तो उसमें जो क्वेश्चंस बोले गए, मैंने एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। आप ये बोल सकते हो कि बहुत कम मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। सितंबर तक मैंने सिलेबस किया एंड दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आई एम टेलिंग यू कि ये सब चीज़ें मैंने करी, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप न्यूमेरिकल स्किप करते जाओ और आप सिलेबस को फटाफट फटाफट करते रहो। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। डू नॉट टेक इट एज अ थिंग टू अप्लाई, टेक इट एज अ थिंग नॉट टू अप्लाई। तो उसके बाद फिर सितंबर के बाद एग्ज़ाम का नहीं आता पता था, और ये भी पता था कि अभी फॉर्म वगैरह निकलेंगे तो 2 महीना तो निकल ही जाएगा, तो आई हैड इनफ टाइम। उसके बाद आती है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब देखो, सिलेबस तो सब लोग करते हैं, कोचिंग में हज़ारों बच्चे जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आधा सिलेबस किया था, किसी ने कम किया था, सिलेबस सब लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपने क्यों क्वालिफाई कर पाए, उसके पास मेरे लिए एक ही आंसर है, वो दैट आई एम गोइंग टू टेल। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने तक व्हाट आई डिड वाज गेट 2011 से लेके एंड तक, और सिमिलरली नेट 2011 से लेके एंड तक, रोज़ सुबह मैं एक पेपर उठाती 9 to 12, 3 घंटे का मैं टाइम लगाती, उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करती, और उसके बाद उस पेपर को शायद 7-8 घंटे में एनालाइज करती थी। ओवरऑल 10-11 घंटे मैं ऐसे करके पढ़ाई करती थी। तो एक मेरा एक पूरी नोटबुक बनी हुई थी जिसका नाम मैंने रखा हुआ था एनालिसिस नोटबुक करके। तो उसमें मैंने फर्स्ट पेज को लेट से लिखा गेट 2011, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी 50-60 तक क्वेश्चन थे, लेट से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया तो मैं उसको टिक मार्क कर देती थी। सेकंड क्वेश्चन लेट से मैंने कर दिया लेकिन मुझसे कुछ सिली मिस्टेक हो गया तो मैं उसको क्रॉस करती थी और साइड में लिखती थी सिली मिस्टेक। तीसरा लेट से मेरे को हुआ ही नहीं और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, मैं कर भी नहीं सकती थी, मैं दैट कंसेप्ट वाज वेरी इरेलेवेंट टू व्हाट आई डिड, तो उसको मैं क्रॉस कर देती थी और लिख देती थी दैट इज़ द रीज़न। तो ऐसे कर करके मैं हर क्वेश्चन को सही और गलत करके और उसके साथ रीज़न ज़रूर लिख देती थी। और जब आप स्टार्टिंग में ऐसा करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि शायद आप इस ही पेपर को आपको 10 घंटे दिए जाते तो आप आराम से 70 मार्क्स स्कोर कर लेते। और अगर आप उसकी कट ऑफ चेक करोगे, मैं कट ऑफ जरूर चेक करती थी, जैसे गेट 2011 में क्या कट ऑफ थी और कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनी थी, और मैं अपनी रैंक निकाल देती थी, एक एवरेज रैंक में निकाल देती थी। मुझे ऐसे समझ आता था कि शायद मैं इसको 70 मार्क्स कर सकती थी अगर मुझे 10 घंटा दे दिया जाता था, लेकिन सिंस आई हैड लिमिटेशन ऑफ टाइम तो मैं 50 मार्क्स ही स्कोर कर पाई। और वो जो गैप था दैट वॉज द ओनली चैलेंज टू रिमूव। और यही मेरी सजेशन है विच आई एम राइटिंग इट इन अ बोल्ड वर्ड्स। आप जितना कर सकते हैं और जितना आप 3 घंटे में जो प्रैक्टिस करें उसमें कर पाए, वो जो गैप है आपको बस उसी को बैलेंस करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। जब सब बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद विच इज़ द थिंग जो डिफ्रेंशिएट करती है वो यही होती है। आता सबको होता है एग्ज़ाम, कर वही पाता है जो उस गैप को जितना हो सकता है मिनिमाइज कर सकता है। और वो जो गैप है उसके न्यूमरस रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर लेट से मेरे 20 मार्क्स ऐसे हैं जो मैं कर सकती थी, तो मैं उसमें से आई वुड से कि 7-8 मार्क्स जाते थे सिली मिस्टेक को, 7-8 मार्क्स ऐसे जाते थे कि मैंने कंसेप्ट तो पढ़ा है लेकिन उस कंसेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है जिससे मैं क्वेश्चन में गड़बड़ कर रही हूँ, मतलब वो कंसेप्ट मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, तो 7-8 मार्क्स वहाँ से जाते थे। तो जितना आपने किया है आपको उतना ही करना है, बस उसको रिफाइन करते जाना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करते रहना है,
कंसेप्ट को बार बार, जिस कंसेप्ट में आप गलती कर रहे हो उस कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है, ताकि ऐसा ना, जो गलती आपने करी है उसको दोबारा नहीं करना है। नए एग्जाम में कोई नई गलती कर दी चलेगा, वो हमेशा होगा। और मैं जितने भी एग्जाम प्रैक्टिस करती थी हमेशा एक नई मेरी गलती निकल के आती थी, यार इट कुड बी अवॉइडेड, लेकिन वो होता है, वो हमेशा होता है, वो चलता है। लेकिन जो आप प्रैक्टिस कर चुके हो, जिन गलतियों से आप एक बार गो थ्रू हो चुके हो, उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है आपको। दैट वॉज द ओनली लेसन। और उन जो 3 महीने में जो मेरा पर्पस था वो हमेशा यही होता था कि मैं उस गैप को किस तरीके से कम कर पाऊँ। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 15 तारीख को है, आप अभी 1 तारीख से प्रैक्टिस करना शुरू किए हो। ये आपको काफ़ी लंबा टाइम करना है, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको उसको एनालिसिस करना है। प्रैक्टिस किस लिए करी जा रही है? ताकि आप बाद में अपनी गलतियों को देख पाओ। आप करके बैठ जाओगे, अच्छे मार्क्स आ गए, अरे हाँ ठीक ठाक है, ऐसे नहीं करना है। अच्छे मार्क्स वो होते हैं जितना आप कर सकते थे उतना आप कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद नेट 2018 या पता नहीं किसका दिसंबर का कोई एग्ज़ाम था। इट वाज कंपैरेटिवली वेरी टफ कंपेयर टू लास्ट 2-3 एग्ज़ाम्स जो उस टाइम पे हो रहे थे। तो मैंने जैसे ही आई स्टार्ट अटेम्प्टिंग नेट 2018, मैं 9 बजे से शुरू करी और 10 बजे मैंने उसको रख दिया। मैं इतना, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी देखो भाई समझ नहीं आ रहा है, और आपको समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपने, ये टॉपिक आपने पढ़ा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन के दे रहा बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो मैंने 9 से लेके 10 बजे तक उसको किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 11-12 बजे से उसकी एनालिसिस शुरू करी, और जैसे जैसे मैंने एनालिसिस करी, व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि मुझे इस पेपर में कट ऑफ सी, जो पेपर आपके लिए मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है, आपको बस वहाँ अपनी जगह बनानी है। तो जिस पेपर में आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एट द सेम टाइम सब बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा। अब उसमें आप अपने आप को अलग कैसे दिखा सकते हो? जितना आप कर सकते हो आप उतना ही करो। तो मैंने जब उस पेपर को बाद में 7-8 घंटे बैठ के सोल्व किया, तो शायद मुझे 60-70 मार्क्स आ गए। जब मैंने उन मार्क्स को, कट ऑफ को देखा, तो इट वॉज़ वेरी गुड, इट वॉज अ वे लॉट मोर देन कट ऑफ। तो वहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब एक एग्ज़ाम मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है। इवन मैं बोलूँगी कि जब एक एग्ज़ाम मुश्किल आता है तो शायद इट इज़ बेटर, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन जैसे मेरे साथ मॉक में हुआ कि मैं फ्रस्ट्रेशन होके कर नहीं पाई, आगे जो कर सकती थी वो भी नहीं कर पाई, तो शायद ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होगा हु वर लैकिंग विद द प्रैक्टिस। और सेम चीज़ हुई नेट 2022 फरवरी में। आप देख सकते हो कि इट वाज वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हमारे टाइम पे। तो इट वाज लाइक अ शॉक टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई कैसा आ गया। तो मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, मुझे आज भी याद है, आई वॉज वेरी अनवेल एट दैट डे। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, फर्स्ट राउंड में 20 मिनट में मैं फर्स्ट राउंड जो है वो चली जाती थी। आई विल मेक अनदर वीडियो कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। तो मेरा जो फर्स्ट राउंड था उसमें मैं 20 मिनट में चली जाती थी। सिंस आई हैड डन सो मेनी मॉक्स, तो मुझे ये ज़रूर आइडिया था कि ये पेपर किस लेवल का है। अब दिस इज़ द सेकेंड बेनिफिट, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके और उसको एक दिमाग में रख के कि ऐसा ऐसा पेपर था, और फिर आपने कट ऑफ को देखा है, तो जैसे एक टीचर होता है ना कोचिंग में, तो उसको पता होता है कि ये पेपर जो है इस साल का इसके कंपैरिजन में मुश्किल है, इसमें कट ऑफ इतना जाएगा, इसमें कट ऑफ इतना जाएगा। तो मेरे को 20 मिनट में इतना समझ आ गया था इसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, और मेरा एग्ज़ाम जो है इसमें मुझे बस इतना ही फोकस करना है। सी पार्ट में शायद मैं, आई वॉज सेइंग कि शायद मैं 5-6 क्वेश्चन कर दूँगी तो चलेगा, इतना डिफ़िकल्ट था सी पार्ट। तो मैंने बस वैसे ही किया, आई डिड नॉट पैनिक एट ऑल। मुझे इवन आई वॉज हैप्पी कि पेपर मुश्किल है, मतलब आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता होगा पर जस्ट बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगा, कि उनको लगेगा पेपर मुश्किल आ गया है। और मैं बहुत ही स्मूथली पेपर को किया और बहुत ही स्मूथली मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट सजेशन यही थी कि जब पेपर मुश्किल होता है तो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस किया है, आप अपना जो, देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें मेंटल जो चीज़ होती है आपकी, वो हमेशा एक विन करती है। इवन नॉट इन एग्ज़ाम आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स में ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, हमेशा हर फील्ड के लोग यही बोलते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहो। तो जब आपका पेपर मुश्किल आता है, आसान आता है, दोनों ही केस में यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना है। क्योंकि जब आसान है तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट बहुत सारे क्वेश्चन गलत नहीं करने,
ये सब चीज़ें मैं कितनी ही आपको बता दूं, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे, उसको एनालाइज नहीं करोगे बैठ के, तब तक आपको नहीं समझ आएगा ऑल दोज लर्निंग्स। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ लेके जाना है, बहुत ज़्यादा बोल दी हूँ, पिछले 20-25 मिनट से बोल रही हूँ, अगर आप यहीं अभी तक हो इस वीडियो पर, अगर आपको कुछ लेके जाना है इस वीडियो से, तो यही लेके जाना है कि इनफ ऑफ द प्रैक्टिस इन द टाइम कंस्ट्रेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम कंस्ट्रेंट। आपने एक क्वेश्चन को सोल्व आप लेके बैठे, सर ने बोला लेट से बहुत मुश्किल है भाई, आपने 1-1.5 घंटा लगाया क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, तो दैट इज़ गुड, ठीक है आपने सोल्व कर दिया, लेकिन आप उसको ये नहीं कंसिडर कर सकते कि आप एग्जाम में भी कर देते। एग्जाम में उसके लिए आप मैक्सिमम 5-10 मिनट दे सकते हैं। सो दैट वॉज द होल स्टोरी। इस तरीके से मैं दिसंबर तक मैंने प्रैक्टिस किया था। और हाँ, रिवीजन मैंने हमेशा साथ में रखा था। जैसे मैं अक्टूबर नवंबर में सुबह मैंने 3 घंटे पेपर किया है, फिर उसको एनालाइज किया है, और रात में ऐसे सोते सोते नोट्स को पकड़ के और उसको रिवाइज करती रहती थी। वो मेरा कंटिन्यूसली चलता ही रहता था। और जो भी मैंने एनालाइज किया है, मेरे को आज भी याद है, मैं ना जी-मान इफेक्ट में बहुत गड़बड़ करती थी, हमेशा ही सेम गलती करती थी जी-मान इफेक्ट में। तो जैसे मैंने जी-मान में फिर से गलती किया, तो मैं उसको फिर से रिवाइज करती थी। तो जैसे जैसे आप पेपर एक करते जा रहे हो सोल्व, उसमें जो भी टॉपिक्स आपके आए हैं, आपको लग रहा है कि वीक है, तो उसी टाइम उनको तो रिवाइज करना ही करना होता था। और एक अलग से मेरा रिवीजन चलता रहता था सब्जेक्ट वाइज, वो लाइक डेली का 20-30 मिनट वो चलता रहता था। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसकी गाइडेंस में ही मैं जो चीज़ें थी वो करती जा रही थी, थोड़ा थोड़ा साथ में रिवीजन करती जा रही थी। अगर आप इस वीडियो को समराइज करें तो दीज आर द पॉइंट्स जो आप पढ़ सकते हो पोज करके। और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करती थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो, शेयरिंग इट एज माई एक्सपीरियंस, एंड यू कैन पिक पॉइंट्स विच यू थिंक कि आपके भी लागू हो सकते हैं। यू कैन ट्राई, जस्ट हिट एंड ट्रायल, आप ट्राई करो, आपके लिए लागू होता है, ठीक है, नहीं होता तो इट्स ओके, वो भी चलेगा आपके लिए। और नेक्स्ट चीज़, देर आर ऑलरेडी सो मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, कैसे क्या चीज़ करनी है। तो आई विल रिकमेंड कि बहुत सारा कुछ नहीं देखना है, आपको खुद से चीज़ें लागू करके और फिर उनसे सीखना है कि आपके लागू आप पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत सारा कंटेंट नहीं देखना है, तो वो आपको कंफ्यूज ही करेगा। और एग्ज़ाम के दिन आपको वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है जो आप पिछले 2-3 महीने से खुद पे अप्लाई कर रहे थे। क्योंकि एग्ज़ाम से ना 2 दिन पहले बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे आपको हैंडल करना है। वो शायद सबसे ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि बच्चा उसको देखेगा, इन्फ्लुएंस होगा और फिर कुछ एक नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा एग्ज़ाम के डे वाले दिन, और वो बहुत गलत होती है। आप उन्हीं वीडियोस को, पिछले साल की वीडियोस देख लीजिए, 2-3 महीने पहले अपने ऊपर लागू करिए, खुद आप ट्रायल्स करिए, लिखिए जो चीज़ें आप पे लागू हो रही हैं, और एग्ज़ाम वाले दिन सिर्फ वही चीज़ें अप्लाई करिए, कोई नई चीज़ अप्लाई नहीं करनी होती है। So that's it for the video, and thank you so much for watching the video.